इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मैं उन भाई लोगों को बता देता हूँ जो कि सोल लैंड 3 का इंतजार कर रहे हैं कि उसे मैं सोल लैंड 2 के खत्म होने के बाद ही कंटिन्यू करूंगा। तो फिर चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वूमिंग काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि रुओ रुओ, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा फैंटेस्टिक हो। तुमने तो अकेले ही शेरेक 7 डेविल्स को हरा दिया। और टीचर वांग यान इनके पास आते हुए कहते हैं कि वैसे तुम लोग जीत चुके हो, लेकिन तब भी ये खुश होने के काबिल नहीं है क्योंकि शेरेक 7 डेविल्स की जो स्किल्स हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए अब भी उन्हें काफी लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन तब भी उन्होंने तुम दोनों को अपने काफी अच्छे कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजी की मदद से हरा दिया, जबकि रू के पास भी कोई चॉइस नहीं रह गई थी और जीतने के लिए इसे अपनी डेजलिंग गोल्ड ट्रू बॉडी की स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर होना पड़ा। और तो और ये इनकी असली पावर नहीं है, मतलब कि इनके पास कुछ ऐसी स्पिरिट टेक्निक्स भी हैं जिनके इफेक्ट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि ये मैच सिर्फ पॉइंटर्स को एक्सचेंज करने के लिए था, इसलिए इन्होंने उन टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं किया। और इस बात को सुन के वूमिंग बाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि हम तो एक दूसरे से सिर्फ पॉइंटर्स को एक्सचेंज कर रहे थे ना, लेकिन तब भी तुमने काफी कुछ बचा के रखा। तो बाई घबराते हुए हंसते हुए कहता है कि नहीं ऐसा हमने नहीं किया। तो जू सांसी खुश होते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे फ्लोर के टूट जाने की चिंता थी, इसलिए हमने अपनी असली पावर नहीं दिखाई, क्योंकि स्कूल नुकसान होने का भी खजाना हमसे ही लेता। और बाई इसे रोकते हुए कहता है कि आग में घी डालने का काम मत कर। और फिर वांग यान बाई यूहा और बाकियों की तारीफ भी करते हैं, जिसके बाद टीचर वांग यान रो के साथ अलग आ जाते हैं। और हान रो कहती है कि अगर उन्होंने अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ को एक्सप्लोसिव मैनर में इस्तेमाल की होती तो क्या मैं तब भी उनके मुकाबले की होती। तो टीचर वांग यान कहते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि पिछले बड़े कंपटीशन के दौरान हुआ युहा और वांग डोंगर ने अकेले ही 4 स्पिरिट एजेंस फ्यूजन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया था कंपटीशन के लास्ट राउंड में। और जब हान रू 4 स्पिरिट एजेंस फ्यूजन टेक्निक्स का सुनती है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि तो क्या इसका मतलब उनके पास ट्विन स्पिरिट एजेंस है। तो टीचर वांग यान कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, और उन दोनों की ही 2 से 4 स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक्स बनती हैं। और जब मुझे इस बारे में पता चला था तब उस समय मैं तुमसे भी कहीं ज्यादा हैरान हुआ था। और इन बातों को सुन के हान रू लंबी सांस भरते हुए कहती है कि आखिरकार ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मैं बुरा मानूं, और मुझे लगता है कि अगला जो बड़ा कंपटीशन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है। तो टीचर वांग यान कहते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है और आगे का किसे क्या पता, और उस बड़े कंपटीशन में कुछ भी संभव हो सकता है। और हम देखते हैं कि आफ्टरनून तक शेरेक 7 डेविल्स लगातार प्रैक्टिस करते हैं और बार बार अपनी फॉर्मेशंस की ट्रेनिंग करते हैं। और हुआ और वांग डोंगर ने जो पार्टिसिपेट किया था स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर स्पिरिट रिंग को ऑब्टेन करने वाले ऑपरेशन में, तो इन्हें भी उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है और एकेडमी ने भी इनके लिए एग्री कर दिया होता है। और इसके अलावा झांग ली जुआन, हान रो और टीचर काई मर टीम को लीड करेंगी। और इस ऑपरेशन में टोटल 8 लोग जाएंगे, जिनमें से हुआ 2 लोगों के अलावा किसी को भी नहीं जानता है। और तो इस लिस्ट के अंदर वांग क्वियर का भी नाम होता है। जिसके बाद हमें अगले दिन स्कूल एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डोंगर किसी को गुस्से में देख रही होती है और ये जिसे घूर रही होती है वो और कोई नहीं वांग क्वियर होती है। और इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने देख के युवा के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं। और ये मन में कहता है कि आखिर ये क्या ही ऑकवर्ड सिचुएशन है, और ये दोनों तो पक्का एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन तब भी इनका स्वभाव एकदम अलग है। और तभी यहाँ पे टीचर काइमर आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो एक बंदा कहता है कि हाँ टीचर काइमर सभी आ गए हैं। और इस तरफ डोंगर यह के कान में कहती है कि मैंने सुना है कि टीचर काइमर 90 सालों की हो चुकी हैं। और इस बात को सुन के यह भी चौंक जाता है और कहता है कि लेकिन तब भी ये ज्यादा से ज्यादा 20+ की ही लगती हैं। और काइमर कहती हैं कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ जो कि इस टीम को लीड करेगी, और यहाँ तक कि वैसे मैं तुम में से कईयों को पहले भी देख चुकी हूँ, लेकिन तब भी चलो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। और तभी एक लड़की कहती है कि मैं
जांग ली जुआन हूँ और मेरा स्पिरिट एजेंस मून है और मैं टीम को कमांड देने के लिए जिम्मेदार हूँ और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 86 की है। और फिर दूसरी लड़की कहती है कि मेरा नाम हान रुओ रुओ है, मेरी स्पिरिट एजेंस डेजलिंग गोल्ड रोप है और मैं इस ऑपरेशन के इंचार्ज हूँ और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 82 की है। जिसके बाद युहा का नंबर आ जाता है और ये कहता है कि मैं हुआ युहा हूँ, मेरा स्पिरिट एजेंस स्पिरिट आइज और आइस जेट स्कॉर्पियन की है और मेरी जो स्पिरिट पावर है वो लेवल 52 की है और मुझे मेंटल सिस्टम की 5th स्पिरिट रिंग की जरूरत है। और फिर डोंगर कहती है कि मेरा नाम वांग डोंगर है, मेरी स्पिरिट एजेंस ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई की है और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 61 की है और मैं हुआ युहा के साथ स्पिरिट एजेंस फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म कर सकती हूँ और मैं इसके सहायता के लिए इस ऑपरेशन में इसके साथ चल रही हूँ। जिसके बाद दूसरी लड़की कहती है कि मेरा नाम ली योंग युई है और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 60 की है और मुझे अपने लिए 6th स्पिरिट रिंग की जरूरत है और मेरी स्पिरिट एजेंस मून ब्लेड की है। बिग सीनियर सिस्टर, क्या आपको मैं याद हूँ? मुझे काफी तगड़ा बूस्ट मिल जाता है जब आप अपनी स्पिरिट एजेंस को परफॉर्म करती हैं। और इस लड़की की बातों को सुन के यो कहता है कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि बिग सीनियर सिस्टर की काफी हाई पोजीशन है इनर एकेडमी में, क्योंकि ये लड़की उनसे कितने ज्यादा आदर सम्मान के साथ कह रही है। और तभी एक और लड़की का नंबर आ जाता है जो कहता है कि मेरा नाम मुजवान है और मैं लॉन्ग रेंज कॉम्प्रिहेंसिव ऑक्सिलियरी सिस्टम का स्पिरिट मास्टर हूँ और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 60 की है और मुझे अपने लिए 6 स्पिरिट रिंग की जरूरत है और मेरा स्पिरिट एजेंस हालो का है। और इस बंदे को देख के यह कहता है कि ये मुजवान तो 20 सालों से भी ज्यादा बड़ा लगता है और ऐसा दिखता है कि ये काफी शर्मा भी रहा है। जिसके बाद वांगक्यूअर का नंबर आ जाता है और वांगक्यूअर कहती है कि मेरा नाम वांगक्यूअर है और मेरा जो स्पिरिट एजेंस है वो गोल्डन ड्रैगन का है और मुझे 6th स्पिरिट रिंग की जरूरत है और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 60 की है। और इस तरफ वांग डोंगर वांगक्यूअर को ही निहारे जा रही होती है और फिर काइमर कहती है कि चलो ठीक है, चलो अब मैं जल्दी से फॉर्मेशन को अरेंज कर देती हूँ जिसे इस्तेमाल करके हम स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर एंटर करेंगे और अगर अब कोई समस्या नहीं है तो फिर चलो अब चलते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग ही काफी तेजी से स्टारडो फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं और काइमर कहती है कि इस स्पीड के हिसाब से हम स्टारडो फॉरेस्ट नून से पहले पहुंच जाएंगे। तो दूसरी कोई कहती है कि हाँ वो अकेडमी से ज्यादा दूर नहीं है। और तभी डोंगर युहा से कहती है कि युहा क्या तुमने नोटिस किया? तो यह पूछता है कि क्या? तो डोंगर कहती है कि देखो तो वो अपनी स्पिरिट एजेंस के ऊपर निर्भर नहीं हो रखी है लेकिन तब भी उसके जो मूवमेंट्स है काफी रिलैक्स्ड हैं और तो और वो जरा से भी थकी हुई भी नहीं दिख रही है। तो यह कहता है कि हाँ मैं नोटिस कर चुका हूँ, जब भी उसके पैर ग्राउंड को टच करते हैं तो वो सभी रॉक से चकनाचूर हो जाते हैं या फिर उनमें काफी क्रैक्स आ जाते हैं जब भी यह उनके ऊपर अपना कदम रखती है। तो डोंगर हैरान होते हुए कहती है कि ना जाने इसके पास ऐसी भी कितनी स्ट्रेंथ है। तो यह कहता है कि तुम तो जानते ही हो ना कि इसके पास लेजेंडरी गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट एजेंस है जिसे स्ट्रेंथ के लिए भी जाना जाता है। और कुछ समय तक भागा दौड़ी करने के बाद ये सभी ही एक जगह रुक जाते हैं और काइमर कहती है कि स्टारडो फॉरेस्ट बस आगे ही है, इसलिए सभी लोग ही ब्रेक ले लो और थोड़ा बहुत खा लो और तो और अपनी माइंड की स्टेट को भी एडजस्ट कर लो। और यह एक जगह को देख के मन में कहता है कि ये जगह वही है जहाँ पे मैं पहली बार बाई बाई और जियोया से मिला था। लेकिन ये कितनी पुरानी बात है, लेकिन अब भी टीचर जियोया का अता पता नहीं लगा है। और तभी कोई कहती है कि युहाओ, मैंने सुना है कि तुम्हारी जो ग्रिल्ड फिश की स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा ऑसम हैं और कैसा रहेगा अगर तुम हमें अपनी स्किल्स दिखाओ तो। और फिर यह इन सभी को ही ग्रिल्ड फिश बना के दे देता है खाने के लिए। और ग्रिल्ड फिश को खाते हुए ये दोनों कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा यमी है और मैंने आज से पहले कभी भी इतनी यमी ग्रिल्ड फिश नहीं खाई है। यह तुम हम सभी को सच सच बताओ, क्या तुम सच में कोई स्पिरिट मास्टर या फिर कोई शेफ हो? तो कोई और कहती है कि युहा की ग्रिल्ड फिश की अपनी ही खासियत है। और काइमर भी इसे खाते हुए कहती हैं कि ये तो सच में काफी अच्छी है और तुम्हारा काम हो जाए तो तुम भी आके खा लेना। तो इसके लिए युहा भी मान जाता है और इसी दौरान युहा की भी किसी और के ऊपर नजर पड़ती है तो ये एक और ग्रिल्ड फिश को बनाता है और इसे लेके ये वांगक्यूअर की तरफ जाने लगता है क्योंकि वांगक्यूअर इन सब से अलग अकेले बैठी थी और यह भी इसके पास ग्रिल्ड फिश को बना के ले आता है। तो इस चीज को देख के डोंगर भी चौंक जाती है और वांगक्यूअर के पास आके यह इसे कहता है कि वांगक्यूअर, मैं इस ग्रिल्ड फिश को तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो इस पर वांगक्यूअर भी ज्यादा कोई
रिएक्शन नहीं देती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।